भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो है तो उत्तराखंड की, लेकिन अपने रोजगार के लिए वो दिल्ली आए और अब अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने एक पहल की है, एक कोशिश की है। उत्तराखंड में अनोखी पहल करते हुए रावत बिल्डर्स ग्रुप पौड़ी को एक नई सौगात देने की तैयारी में है। रावत बिल्डर्स ग्रुप के एमडी ने डीएस रावत ने कभी अपनी आंखों में एक सपने को संजोया था, जिसको शक्ल का रूप देकर रावत बिल्डर्स पौड़ी में 14 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे एसजीएम गार्डन के रूप में बनकर साकार होगा। एसजीएम गार्डन को कई साजो सुविधाओं से तैयार करके बनाया जा रहा है। एसडीएम गार्डन में मछली पालन के साथ बगीचों का भी निर्माण किया जाएगा। रावत बिल्डर्स के इस सपने से 150 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 2017 में बनकर तैयार होने वाले एसडीएम गार्डन में बागवानी, फूलों की घाटी और तैराकी जैसी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ हैं रावत बिल्डर्स के एमडी डीएस रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि रावत जी वैसे पेशे से एक बिल्डर हैं, नामी बिल्डर हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ करने की एक जो सोच लेकर वो आगे बढ़े थे, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एसजीएम गार्डन बनाया है और इस सोच के साथ बनाया कि अगर इस गार्डन को वहां तैयार किया जाता है तो बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है, बहुत लोगों को रोजी रोटी मिल सकती है। इसी गार्डन के बारे में और ज़्यादा तफसील से जानते हैं रावत जी से। सबसे पहला सवाल रावत जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप दिल्ली में बसे हैं और एक अच्छा नाम है आपका, सब कुछ है, लेकिन पौड़ी में जाकर, अपने गाँव में जाकर एसजीएम गार्डन का एक सपना देखना, ये सपना आपके जहन में आया कैसे? मैम ऐसा है कि मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है। मैंने वहाँ पे 10वीं 12वीं तक पढ़ाई वहीं पे करी है जी। और जब मैं बीच बीच में गांव जाता रहता था तो देखता था कि धीरे धीरे करके, मतलब पहले कुछ थोड़ा करके और आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है बंजर हो गई है, जबकि उसी ज़मीन की जो अनाज था उसी से हम पले थे और आज लोगों ने सारा छोड़ दिया उसको। तो मन में एक टीस सी होती थी कि जो खेत हम देखे, जिन खेतों से हम पले हैं और आज बंजर पड़े हुए हैं, तो मन को ऐसा लगा कि हम दिल्ली में कर रहे हैं, अगर दिल्ली का हम विकास कर सकते हैं तो हम यहाँ का विकास क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ध्यान दिया कि थोड़ा हम यहाँ पे ध्यान दें। जब मेरे को वहाँ पे लगा कि यहाँ के बिजनेस की एक अच्छा वो भी है, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है चिकन का, ये सोनीपत और पानीपत से जाता है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पे अगर उसका प्रोडक्शन करें तो जितने कन्वेंस बीच में पड़ती है वो सारा बचता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे बिजनेस किया जाए। फिर दूसरा था पलायन का, कि वहाँ से पलायन होता जा रहा है, पूरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, सारे मकान बंजर हो गए हैं, टूट गए हैं मकान, इंसान नहीं रहेगा टूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को यहाँ पे रोकूं। फिर मैंने गांव के लोगों से बात करी कि क्या आप मेरे साथ तैयार हैं, अगर मैं ऐसे करता तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं ऐसा हो। इसलिए जब मैंने वहाँ पे फिर मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया, फिर हमने 24.5 से 25 एकड़ ज़मीन वहाँ पे जो बंजर पड़ी हुई थी, जो उनकी चलती ज़मीन उसको मैंने टच नहीं किया, जो बंजर पड़ी हुई थी, बल्कि जो मेरे खेत थे, खुद मेरे गाँव ही है, जो मेरे खेत थे, जो चलते हुए खेत थे, जो बीच में आ रहे थे, मैं उनको दे दिए कि तुम मेरे को बंजर दे दो और तुम ये रख लो। तो लोग राजी हो गए। इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पे पौड़ी एक पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आपका नैनीताल लीजिए, मसूरी गया मैं, नैनीताल गया मैं, अल्मोड़ा गया मैं, रानीखेत गया मैं, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे फॉरेनर आता है, मगर पौड़ी एक ऐसा शहर है आपको एक भी फॉरेनर गिनती का नहीं मिलेगा। ये विदेशी पर्यटक कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा घूमने, कोई घूमने नहीं आता। जब कुछ होगा नहीं तो कुछ होगा नहीं तो आएगा। वहाँ पे होटल नहीं है, आपको 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। वहाँ पे पौड़ी सिटी में आपको 7 साढ़े 7 बजे बाद खाना नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते कोई होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनसान हो जाता है। हमने कहा कि इसको पहले हमें जैसे कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे वहाँ पे स्विमिंग नहीं है, वहाँ पे मैं बोटिंग दे रहा हूँ, मैं स्विमिंग दे रहा हूँ।
मैं आपको मई जून में आर्टिफिशियल रेन दे रहा हूँ कि 2-2.5 घंटे में आपको गार्डन में बैठा के ऐसी हल्की बूंदी आएंगे, आप भीगेंगे भी नहीं और आप एकदम फील करेंगे बारिश हो रही है। तो वो चीज़ मैं दे रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे गाँव के लोगों पर पूरा सहयोग है, और मैं समझ सकता 2 या 3 साल में वो पूरा हो जाएगा। हमने वहाँ पे 8,000 पौधे लगा चुके हैं हम। उसमें हमने कुछ ऑर्नामेंटल लगाए हैं, कुछ फ्रूट के लगाए हैं, डिफरेंट तरह के फ्रूट लगाए। जिस तरीके एसजीएम गार्डन की हम बात कर रहे हैं, आपके एक सपने की बात कर रहे हैं, जो सपना अगर साकार होता है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के लोगों को, वहाँ की जनता को इसका फायदा होगा। इस गार्डन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि लग रहा है आपकी बातों से कि बहुत कुछ अलग और नायाब वहाँ पर आप करने की कोशिश कर रहे हैं इस गार्डन में। आप जी मैम, ऐसा है कि देखिए कोई भी चीज़, अगर हम दिल्ली आए थे तो हम पहले नौकरी करते थे, उसके बाद सोचा कि नहीं नौकरी हम बिजनेस भी कर सकते हैं। हम अगर किसी के साथ नौकरी कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने वो शुरू किया। अगर मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, एक नाम बना सकता हूँ, एक कंपनी बना सकता हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी, आज 150 से 200 लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं, मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर सकता हूँ? जबकि वो मेरा अपना गाँव है। अगर मैं ग्रेटर नोएडा में एक दूसरे समाज के बीच में, एक गुजर समाज के बीच में काम कर सकता हूँ और अपनी पकड़ बना सकता हूँ, अपने ये लगे कि अपने व्यवहार से उन लोगों के साथ काम कर सकता, तो वो तो मेरा अपना गांव है, मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, तो आपने इस सोच के साथ वहाँ पर काम करने की ये एक सोचा और उसको आप आगे बढ़ा भी रहे हैं। इस गार्डन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या खास है इस गार्डन में आपके? क्योंकि आपने कहा है कि वहाँ पर कह सकते हैं कि अगर लोग बारिश का मजा लेना चाहते हैं तो वो फील भी आएगा। इसके अलावा और क्या कुछ खास है इस गार्डन में? मैम देखिए, वहाँ पे ये बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर है पौड़ी से जी, बिल्कुल नज़दीक है। आप पैदल जा सकते हैं, सिटी से पैदल जा सकते हैं वहाँ पे। मैंने आजकल देखिए शहरों में आजकल हर आदमी चाहता है वीकेंड पे मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ। आप मसूरी जाओ तो बहुत ज़्यादा रश, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, आपको होटल नहीं मिलेगा। आप नैनीताल चले जाओ, वही हाल, रोडें बिल्कुल ऐसी है कि एक गाड़ी अगर खड़ी हो जाए तो पूरी लाइन लग जाती है। हमारे पास सारा कुछ अरेंजमेंट है, 25 एकड़ की ज़मीन में बहुत अच्छी वैली है और बहुत सुंदर क्लाइमेट है। गर्मियों में आप अगर एक जगह पे बैठेंगे तो आपको मई जून के महीने में आपको ठंड लगने लग जाएगी अगर कहीं पे बैठ के टॉप में आप। तो हमारे पास पानी बिस्लेरी से भी या किसी ऐसे पानी से हमारे पास अच्छा पानी है। कुछ समस्याएं थी वहाँ पे, पानी की समस्याएं थी जो मैंने दूर कर दी है, क्योंकि मेन है पानी। लोग पौड़ी को बदनाम करते हैं, पौड़ी में पानी नहीं है, पानी है मगर उसके लिए प्रशासन सुस्त है, उसको प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। मैंने देखा भी है, मैंने खुद उनको बोला कि मैं अभी मेरे पास 50 लाख लीटर पानी उसमें स्टोर है और मई जून में मेरे को 1 लाख का टारगेट है कि 1 लाख लीटर पानी मेरे पास अभी 50,000 से 1 लाख तक हमने खर्च करना है पर डे। तो 1 करोड़ लीटर पानी हमारे पास मई जून में स्टोर रहेगा, जिससे मैं पौड़ी को 1 महीने पानी पिला सकता हूँ। अगर कहीं से नहीं आया तो मैं पौड़ी को पानी पिला सकता हूँ। अगर मैं अकेला आदमी कर सकता हूँ तो शासन प्रशासन क्यों नहीं कर सकता है? और बहुत रोना आता है। देखिए, मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता किसी के लिए भी, सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो। आज मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पलायन क्यों हो रहा है, वजह क्या है? सरकारें वादा करती है कि हमने ये दे दिया, ये सब्सिडी दे दी, वो सब्सिडी जीरो है। सब्सिडी के नाम पे सारा कमीशन चला जाता है। वो बेचारा ठगा का ठगा महसूस करता है अपने आप को। फॉर्म भरो, ये करो, 10% किसी को दो, 10% किसी को, 10% किसी को दो। 50% की सब्सिडी है, 40% उसमें कमीशन चला जाता है। तो क्या रह गया उसमें? 10%। नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं अपने बलबूते पे करूँगा, मैं अपने हिसाब से मैं उलझ जाऊँगा इधर। आज हम अपना काम खुद कर रहे हैं। मैंने गांव के लोगों को रोजगार दे रखे हैं, 15 से 20 लोग अभी लगे हुए हैं। मैंने ऐसे भी परिवार है कि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं। आदमी फूलों की या खेती का काम, सॉरी औरत, और आदमी जो है मेरे साथ बिल्डिंग वर्क का काम करता है। मैंने उनको ये भी बोला है कि आज मेरे साथ मेहनत कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसको बोला है कि आज मेरे साथ आप काम करो, मैं खुद काम कर रहा हूँ। कल जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे पक्का कर दूँगा, क्योंकि हम कंपनी में आई हो। कल आप यहीं पे अगर आज मेहनत करेंगे, कल आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे। आपको ऐसा काम सब दूंगा कि आप कुर्सी पे बैठे बैठे आपकी सैलरी मिलती रहेगी। इसलिए लोग अभी तो कुछ लोग जुड़े हैं, आपने कहा 15 से 20 लोग हैं, लेकिन जैसे से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और मूर्त रूप जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा, क्या लगता है कि उत्तराखंड के कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा आने वाले वक्त में? मैम देखिए, एक सपना होता है और सपने को साकार करना एक लक्ष्य होता है। बिल्कुल सही कहा। आप लक्ष्य सपना ले लो, उसका लक्ष्य पकड़ो। कहते हैं कि कभी अगर आप कहीं पे थक रहे हैं तो पीछे वाले को देखा, ये भी आ रहा है, चलते रहेंगे। कहीं लगता है कि कोई आगे बढ़ गया है तो मुझे आगे भागना चाहिए। मेरा ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर ये सही उस पर चले, मेरे सपने पे चले, तो मैं 5000 लोगों को भी यहाँ पे रोजगार दे सकता हूँ। जिस हिसाब से मेरा काम चल रहा है, जिस हिसाब से मैंने ठान रखी है, मेरे पास 5000 आदमी भी काम कर सकते हो। वो इतना ऐसा प्रोजेक्ट है। मैंने प्रोजेक्ट ऐसा दिया कि एक मैं बोटिंग लेक दे रहा हूँ। बोटिंग में मेरे को पता है कि 20 लोग काम करेंगे उसके अंदर। बोटिंग के अंदर 20 लोग काम करेंगे और मैं सबको पार्टनर के रूप में रखूंगा। मैं एज ए मालिक के हिसाब से नहीं, उसको पार्टनर के रूप में रखूंगा।
अगर मैं उसको पार्टनर के रूप में रखूंगा तो उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसको ये नहीं होगा मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो मेहनत करेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच और एक नेक इरादे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं इस सपने को पूरा करने के लिए। बहरहाल जिस तरीके से भी आपने बताया, आपने बारिश का जिक्र किया, आपने बताया कि वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था होगी, हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपके इस खास गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं, कुछ अच्छे अच्छे फलों के पेड़ भी वहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा मछलियों का बहुत कलेक्शन आपने वहाँ पर कर रखा है। ये मन में क्यों सोचा आपके आया कि वहाँ अगर मछलियाँ लगाएंगे तो लोग देखने आएंगे या आपको भी बहुत अच्छा लगेगा? मैम देखिए, कुछ एक तो शौक होता है जी। कुछ मैं कई जगह गया हूँ, मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं नेपाल गया, काठमांडू में देखा, मैंने कई जगह देखा है जी। तो आपको किसी आदमी को 5-7 घंटे अगर आराम देना है और आदमी को निकलने का मन ना करे वहाँ पे, आप ऐसी व्यवस्था बना दो, वहाँ पे ऐसी चीज़ दे दो कि जैसे मेरे पास मछलियाँ हैं, एक पौंड में मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी हैं, 7 प्रकार की फिश हैं जो आपस में मिलजुल के रहती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं। आप जैसे डालोगे दूसरे दिन ग्रुप बन जाता है। मैंने उसके लिए अपने घर के पास पॉन्ड बनाया उनकी एक्टिविटी देखने के लिए, क्योंकि अगर मैं फिश डिपार्टमेंट में गया तो उन्हें कभी किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ये तो मर जाएगी, ये मर जाएगी, मैं कहा नहीं, मैं खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। 2-3 चीज़ों में, फूलों पे मैंने वो किया, रिसर्च किया कि फूल कौन सा फूल कब होता है। मैंने उनसे हॉर्टिकल्चर हाउस से पूछा कि क्या क्या है, कैसे होता है। तो किसी ने बोला कुछ दिसंबर में, किसी ने बोला गेंदा नवंबर दिसंबर जनवरी में होगा ना, 3 महीने गेंदा नहीं होते। मैंने उसी पीरियड पर लगाया कि मैंने कोई सेल नहीं किया, बहुत गेंदा लगाया था मैंने कोई सेल नहीं, मगर मुझे उस पर रिसर्च करनी थी कि ये मैं लगाऊंगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे अपनी संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है, मैं किसी के बोलने में नहीं जाऊँगा। वही मेरे साथ फिश के साथ भी हुआ। मेरे को एक सिल्वर कार्प होती है, बहुत अच्छी लगती है, वो 5 से 7 10 किलो की हो जाती है। मेरे को उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बचेगी नहीं, ये तो सर्दी में नवंबर में मर जाएगी। मेरी अभी तक जिंदा है वो, और 100% मैंने 500 डाली थी, 500 के 500 जिंदा है, और अब तो गर्मी आने वाली है। तो मैंने उनको फील कर दिया, क्योंकि मेरी वो थी, इसलिए मैंने उनको घर के बगल में रखा था। अगर बाई देवे ऐसा होगा इनकी मरने की नौबत, मैं इनको दिल्ली लेके जाऊंगा। मैंने यहाँ भी व्यवस्था कर रखी थी, देहरादून में व्यवस्था कर रखी थी, मैं मरने नहीं दूंगा इनको, वहाँ लेके जाऊँगा, फिर वहाँ से शिफ्ट कर लूँगा वापस। मगर नहीं, मैं वहाँ पाल रहा हूँ उनको। एक चीज़ यहाँ पर सवाल में उठ रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि आप वहाँ जाते थे और वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो रही थी। इसके अलावा आपने बताया कि पर्यटन जो उत्तराखंड के दूसरे शहरों में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है या पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति पौड़ी की नहीं है। आप कुछ और भी तो कर सकते थे, क्योंकि आपने कहा कि आप देश विदेश घूमे हुए हैं, आजकल एक्सेल वर्ड और तरह तरह की चीज़ें हो गई हैं। आपके मन में यही क्यों आया कि अगर वहाँ पे पेड़ लगाए जाएँ या मछलियाँ वहाँ पर रखी जाए या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देने की आप कोशिश कर रहे हैं, यही क्यों आपने सोचा? आप कुछ और भी तो कर सकते थे, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। तो क्या इस चीज़ की ओर आप ये सारी चीज़ों ने कभी आपको प्रेरित किया, या फिर आपने कहा नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड की चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा? देखिए मैम, हम बिजनेसमैन हैं जी। यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जी। अब कंस्ट्रक्शन लाइन वाला आदमी और एक टूरिज्म लाइन में चला जाए, एक डिफरेंट है ना जी जी। मगर कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके काम आती है, कुछ सीखा आपने काम आता है। अब सीखो किसी चीज़ को, पकड़ो उसको कि इसमें है क्या। मैंने ये देखा कि जितनी वहाँ पे उत्तराखंड में जिस हिसाब से हमारी क्लाइमेट है, देखिए अगर कोई और चीज़ करता है मैं कच्चा माल नहीं मिलेगा मेरे को। अगर बाई द वे कच्चा माल मिलता है तो मेरे को उसको आगे मार्केट नहीं मिलेगी दूर जाने के लिए। मैंने क्या किया है कि मैंने फ्रूट लगाया है, मैंने डिफरेंट तरीके का फ्रूट, मैंने वहाँ पे लीची लगा रखी है। मुझे पता लीची नहीं होगी वहाँ, मगर प्लांट तो होगा, ये लीची का प्लांट ही होगा। मैंने 10 प्रकार के आम लगा रखे हैं वहाँ पे। हमारा ये कॉमर्शियल नहीं है, मैं आम लगाऊंगा उसको बेचूंगा, बाजार बेचा नहीं, मेरा अपने कस्टमर के लिए हो, जो मेरा क्लाइंट वहाँ आएगा उसके लिए है कि वो उसको ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी। और आजकल लोग हर आदमी ऑर्गेनिक की ज़्यादा तरफ भागता है। नंबर 2, इससे बड़ा बिजनेस कौन सा है मेरे पास? देखिए मेरे पास अगर फिश मैं पाल रहा हूँ तो वो बड़ी भी होगी, मुझे देखने के पैसे मिलने हैं, बाद में सेल होगी उसके पैसे मिलने हैं, तो मैं क्यों ऐसा ना करूँ? डबल बेनिफिट है उसमें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 2-4 लोग और बिजनेसमैन अगर सोचें तो सबसे पहले ये मार्केट में कंपटीशन होता है। आजकल दिल्ली में चले जाओ, हमारी लाइन में बहुत कंपटीशन है। और मुझे ऐसा लगता है कई बार कोई साइट हम 1 साल तक मेहनत करते हैं, 1 रुपया नहीं मिलता, उसमें घर से लगाना पड़ता है। वहाँ पे आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेस का वो है कि कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट अपनी है, मार्केट पे अपना कब्जा होगा। अभी मैंने देखा है कि सारी सब्जियाँ वहाँ पे नजमाबाद से, बॉडी में नजमाबाद से, या अगर अल्मोड़ा में चला जाओ तो हल्द्वानी से, सारा तरह एक क्षेत्र से जाता है। हम क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे लोग कहते हैं पानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर 50 लाख लीटर पानी इस समय कर रखा है
तो उनके लिए कहाँ गया पानी, वही समझ नहीं आई बात। खैर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हेल्प करे उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर सब फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। और मैं अपने बेस पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ उसको। अगर गवर्नमेंट को कोई मेरे को अगर कोई प्लान देती है तो मैं अपने तरीके से करूँगा उसको, तरीका उनका नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा तरीका है, मेरे को एक्सपीरियंस है इनका। अगर मैं अपने तरीके से करूँगा तो हम जो चीज़ वो 50,000 में बनाते हैं, मैं 30,000 में बना दूँगा उस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास मशीन है, मेरे पास JCB अपना है, मेरे पास मिक्सर मशीन अपनी, मेरे पास गाड़ियाँ अपनी है, सारा कुछ अपनी रोड बनाई है, मेरा सब कुछ अपना है मेरे पास। तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। हम तो चाहते हैं जैसे वहाँ पे एक वेस्ट मटेरियल होता है मैम, जैसे रोड कटी, पत्थर नीचे गिर जाते हैं, सारा वो सारे खेतों को बर्बाद कर देते हैं। अगर वहाँ पे अभी हमें स्टोन डस्ट बाहर से लाना पड़ता है यार, एक गाड़ी 4 क्यूबिक मीटर 10,000 की पड़ती है। अगर मुझे परमिशन मिलती है उसकी उसी साइड पे, अगर मुझे गवर्नमेंट परमिशन देती है तो अभी वेस्ट उठाइए, उस वेस्ट को मैं स्टोन डस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए वहाँ से डस्ट वो उठ गया, और यहाँ पे आपको मेरे को 10,000 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से बच गया है। मेरे को 4 क्यूबिक मीटर बेचने में 200-250 रुपये का खर्चा आना है, आपका वेस्ट उठ गया, और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया दूसरी चीज़ में, उसको हमारे काम आ गई। मगर कुछ स्कीमें हैं जैसे सरकार ध्यान नहीं देती यार, हम बहुत सोचते हैं कि आपने जिस तरीके से रावत जी बताया, बहुत नेक आपका सपना है, नेक आपकी सोच है, और कहते हैं जब नेक सोच हो और उस सपने को पूरा करना हो तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आपको ज़रूर आई होंगी। इस सपने को पूरा करने में अभी तक किस तरह की दिक्कतें आपने झेली? मैम देखिए दिक्कतें हैं, दिक्कतें कुछ ऐसी आती हैं कि या तो आदमी को पता ना हो कि आगे कुछ 2 रास्ते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो आदमी फिर रास्ता चुन लेता है। अब अगर मेरे को पता जाए कि 2 रास्ते आगे हैं और आपने एक रास्ता चुनना है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो मैं निकल जाऊंगा। वहाँ पे मेरे को ये पता था कि सरकार से कुछ सब्सिडियाँ मिलती हैं, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये ज़मीन आपकी सारी टूटी फूटी ज़मीन थी, उसमें जो पुस्ते लगते हैं उनको बनाया जाता है, तो गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलती है, और उसमें नरेगा काम गाँव रोजगार मिलता है। मेरे को ऐसा पता लगा तो मैं ठीक है, मैं वहाँ पे CDO नवनीत पांडे जी थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ऐसी बात है। जब मैंने पौधे लगाने 15 अगस्त 2013 को मैंने जब पौधे लगाए तो उनको बुलाया था, मैंने कहा सर मैं देखिए मैं यहाँ पे 5,000-7,000 पौधे लगा रहा हूँ, और इस घाटी को जो बिरान घाटी है इसको मैं फूलों की घाटी के रूप में तब्दील कर रहा हूँ। बहुत खुश है वो। तो वो बोले रावत जी मैं आऊँगा, तो आए, मैंने पौधे वौधे लगाए उनसे। उन्होंने अपने साथ अफसरों को भी ले आए थे, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वालों को। तो उन्होंने उनको बोला था कि भाई मैं इनकी फ़ाइल बनाऊँ, वीडियो को बोला था इनकी फ़ाइल बनाओ, और जो रोड के जो जितने पत्थर नीचे गिरे हुए हैं इनको आप चेक डैम में कन्वर्ट कर दो, अगर कुछ तालाब बनवा दो यहाँ पे, इनके डिपार्टमेंट सारे मिलकर बनवा दो। ठीक हो गई। वहाँ पे उन्होंने एक फ़ाइल तैयार करी और उन्होंने कहा मेरे को जल्दी दो उस फाइल को। फाइल में उनको दे दी जाती है, वो फाइल उठा के वीडियो को दे देते हैं कि ये 20 लाख इसमें खर्चा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से आप इसको करो। उसके बाद जस्ट उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये देखिए 1 से 1.5 साल हो गया है। वीडियो को मैंने कई बार बोला है कि जो फाइल थी कहाँ गई, वो कहते नहीं जी वो तो चली गई, बजट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा रोना बजट नहीं आ रहा है। अभी 2013 से अगस्त से अभी तक बजट नहीं आया, ना वो काम हुआ। उल्टा उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जो खेत आपके ये जो आप मत बनाओ, इनको हम बनाएंगे। वो खेत भी वैसे ही रह गए, वो भी नहीं बन, ना मैं बना पाया ना उन्होंने बनाया। अब मुझे दोबारा खुद बनाने पड़ रहे हैं। तो ये विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है। ये सिर्फ उत्तराखंड का हाल नहीं बल्कि पूरे देश पूरे देश का हाल है कि अगर मिलकर सब काम करें तो एक आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की दिक्कतें जब आती हैं तो आदमी का मनोबल भी टूटता है कि हम तो कुछ करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, लेकिन ये राजनीतिक जो सोच होती है या राजनीतिक जो तमाम लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए सिर्फ अपने राज्य का विकास नहीं करने दे पाते हैं। और बहरहाल ये एक अच्छी सोच है। कुल मिलाकर यहाँ पे SGM गार्डन की अगर हम बात करें तो कब तक आपका ये गार्डन तैयार हो जाएगा पूरा? मैम देखिए इसको 5 साल का समय तो उसमें लगता है जी। 2 साल मेरे हो चुके हैं जी। पौधे मेरे काफ़ी 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट का हो चुका है जी जी। और 2-2.5 फुट अगर और हो जाएगी अभी तो उसके पूरे एक रूप में आ जाएगा। मतलब 5 साल 2017 तक मैं इसको तैयार कर दूंगा। मेरे स्विमिंग पूल, फिशिंग लेक और बोटिंग ये मई में हमारी तैयार हो जाएंगी। जो पोल्ट्री फार्म हमारा 8,000 उसका वर्ड का वो भी पूरा हो जाएगा जी जी। अभी मई में हम उसको 3-4 चीज़ों को पूरा कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने ये किया तो थोड़ा इनकम के लिए, क्योंकि इनकम वहाँ पे 0 है बिल्कुल। जो भी हो रहा खर्चा मैं दिल्ली पौड़ी हफ्ते में करते रहते हैं। अब यहाँ पर तो अच्छा जॉइंट फैमिली है, 2 भाई हैं तो चल जाता है, नहीं तो यहाँ पे बच्चे हैं ऐसा जी हाँ। अभी इस समय मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में हूँ तो मैडम गाँव में है। अब मैं जाऊँगा तो मैडम यहाँ आएगी, ऐसा चल रहा है। बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। खैर कोई भी काम करना तो परेशानी तो होती रहती है, चलता रहता है, ये परेशानी का नाम ही ज़िंदगी है। मगर हाँ वहाँ पे रास्ता का भटक जाना वो गलत है। मैं अगले 2017 तक मैं इसको इस रूप में ले आऊँगा कि आप भी बोलेंगे वहाँ क्या कर दिया ये। वाकई में ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम अपने
हिमालयन न्यूज़ की कोशिश यही रही है कि उत्तराखंड में विकास हो और उत्तराखंड की दिक्कतों को भी हम दिखाते रहे हैं, और जो लोग उत्तराखंड के विकास के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने काम किया है, हमने उन लोगों को भी दिखाया। और कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखाने का मकसद साफ है। आज रावत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मैसेज जनता तक पहुंचे और उनकी तरह जो दूसरे लोग हैं उनको भी यहाँ पर प्रेरणा मिले कि अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर आप कुछ बन जाते हैं, दूसरे राज्य में भले आप शिफ्ट हो गए हो, वहां रह रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं, तो आपको जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि जो सोच लेकर रावत जी आगे बढ़े हैं उससे जरूर फायदा होगा। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से इस गार्डन का जो निर्माण किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मेन मकसद, जो खास मकसद है, वो ये है कि उत्तराखंड के लोग पलायन ना करें, पलायन को रोका जा सके, क्योंकि वहां अगर रोजगार लोगों को मिलेगा तो जरूर अपने शहर में रहेंगे और वहीं आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जो दिक्कतें यहाँ पर अभी रावत जी ने बताई हैं उसको लेकर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। रावत जी, आपने बताया कि आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। उत्तराखंड सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह के सहयोग की आप यहाँ मांग करते हैं? ये देखिए मैम की समस्याएं सबसे बड़ी होती है फाइनेंस की, बिल्कुल, कि मैं काफ़ी पैसा यहाँ पे लगा चुका हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी बेची है, मैंने वो पैसा वहाँ लगाया। मेरे को ये था कि वहाँ पे मेरे को बैंक फाइनेंस होगा, मगर ये देखिए कि मेरा पोर्टी का प्रोजेक्ट जो है 1 करोड़ से ऊपर का है जी। लैंड मेरी अपनी है, सब मैंने परचेज कर रखी है, 1 करोड़ से ऊपर मैं लगा चुका हूँ उसके ऊपर। अब मैं अपने बैंक मैनेजर से, जो मेरा PNB अकाउंट है, उनको बोला मैंने कभी मेरे को 25 से 30 लाख रुपए चाहिए इसी पे, और मुझे आगे काम करना है, मुझे मशीनें लानी है। जब मैंने 30 लाख बोला उनको, तो वो कुर्सी से खड़े हो गए, बोले 30 लाख? बोला मैंने तो कभी देखे नहीं 30 लाख रुपए। मैं हैरान हो गया। मैं कहा बैठो से, आप पहले बैठो, आप मेरा प्रोजेक्ट देख रहे हो, आपके सामने ही है, आप मेरी ट्रांजैक्शन देखो, कितनी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में हो चुकी है। जो मैं सारा पैसा दिल्ली से लाके यहाँ लगाया है, मैंने प्रॉपर्टी बेची, सारा पैसा वहाँ लगाया है, प्रॉपर्टी का चेक सीधा वहाँ गया हो, सारा पैसा आपका बैंक में आया। मैंने इतनी ट्रांजैक्शन करी है यहाँ पे। मेरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए अपने अकाउंट में, मेरा HDFC भी अकाउंट है, यहाँ भी अकाउंट है। आप बोल क्या रहे हैं? उन्होंने मेरे को बोला कि रावत जी, इसके लिए मुझे सीनियर को हरिद्वार से बुलाना पड़ेगा। 8 महीने हो गए मैम, अभी तक वो सीनियर नहीं आया। उनका भी ट्रांसफर हो गया, वो चले गए वहाँ की। रावत जी अब मेरे को माफ़ करना, मैं तो चला गया, वो दूसरा मैनेजर लगा। 2 महीने से कोई मैनेजर नहीं है वहाँ पर। तो फाइनेंस इतनी दिक्कत है। देखिए मैं इतना पैसा लगाने के बावजूद अगर बैंक मेरे को 30 लाख रुपये नहीं दे रहा तो बहुत हैरानी हो रही है। और मेन तो पैसा है, अगर पैसा नहीं होगा, अब मेरा प्रोजेक्ट वो 1 महीना और लेट हो गया है, अब मुझे वैसे अरेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर सरकार थोड़ा बैंकों को वो करती है, एक बैंकों को एक निर्देश देती है कि हाँ भाई ठीक है, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है। मैं देखिए 8000 पौधे लगा, इतने टैंक में 18 टैंक बना चुका हूँ। इस समय 18 टैंक है मेरे पास जो मैं बना चुका हूँ। 50 लाख लीटर पानी है मेरे पास, तो कुछ ना कुछ तो मैंने किया है। अगर मैंने इतना किया तो 30 लाख रुपए कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक टैंक में 15, 20 लाख रुपए लगा ना। ऐसे भी टैंक है जिनमें 20 लाख रुपए लग गया और पानी स्टोर पूरे भरे हुए हैं। तो उसको देखना चाहिए था, उनको मना कर दिया कि नहीं जी। फिर मैं वहाँ के जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनके पास गया, उन्होंने यही बोला कि 2 लाख 3 लाख हम दे सकते हैं, उसके ऊपर हम दे नहीं सकते जी। फिर हम कोटद्वार भेजेंगे, कोई कहता देहरादून भेजेंगे, कोई हरिद्वार भेजेंगे। वो 1 साल मेरा ऐसे निकल गया है। मैं ये सोच रहा था कि उसका अपने काम के पीछे लगा रहा था, वो हो जाता। इनके पीछे पड़ना बेकार है। तो अभी आपकी उम्मीद बची है इस सरकार से? कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि उम्मीद होती दिख जाती है। सारे अफसर वहाँ से जाते हैं, DM वहाँ से जाते हैं, CDO वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि और एक ऐसी जगह है कि सबकी नज़र पड़ती है। मैं DM साहब के पास गया, उन्होंने कहा हाँ मैं तो जाता देखता हूँ उसको। मैं कहा आपने आज तक पूछा नहीं अपने स्टाफ को कि अब क्या बन रहा है यहाँ पे, कौन बना रहा है इसको? नहीं पूछा है। मैंने कहा कभी आइए आप देखिए। कहाँ आना होता उनका। मैं CDO मैम के पास 2 बार गया, जो नई CDO आई हैं, मैं 2 बार उनके पास गया। मैम एक फाइल मेरी 20 लाख की पास हुई थी, इसको आप करवा दीजिए, नरेगा का काम है। वैसे भी नरे बंजर खेतों में पुस्ते लगा रहे हो, एक इधर लगाता है, दूसरा उसको उठा के दूसरी तरफ लगा देता है, ऐसे कर रहा है। जो मैं जेन्युइन कर 7 लाख रुपए मैं नेपालियों को दिए मैंने पुस्ते लगाने की, मेरे यहाँ लगवा दीजिए। कुछ नहीं, वो भी नहीं है। मैंने उनको बोला एक आप देखिए, आप वीडियो को बोले देखिए आप मैं कर क्या रहा हूँ और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं आऊँगी। उनको भी आप 8-10 महीने हो गए वो आए नहीं। तो मैंने वहाँ से उम्मीद मैंने भी जाना छोड़ दिया। मैं कहा बोलना बेकार है, उन्होंने करना है नहीं, मैं बेकार में अपना टाइम बर्बाद करना है, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो। जाता ही नहीं, जबकि 6 किलोमीटर है मेरा, मैं जा सकता हूँ उनके पास, बैठ सकता हूँ। उनको बताया मैंने, फोटोग्राफ दिखाया इनको, मीडिया पेपर में आया है कि यहाँ पे इतना अच्छा बन रहा है, पौड़ी में कुछ नहीं है, यहाँ इतना बन रहा है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को उसने खेतों में फूलों के साथ बुराई करते देखा है। मीडिया दिखा रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा, तो बड़ा दुख होता है। आपने तो पौड़ी के लिए कुछ करने का सोचा, लेकिन जो सरकार जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी यहाँ पर जवाबदेही बनती है, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे पौड़ी के लिए, इस भेदभाव के लिए क्या वजह मानते हैं आप कि आखिर पौड़ी कोई क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है?
मैम कुछ नहीं, उनका नौकरी से मतलब है, अपने कमीशन से मतलब है, जहाँ से कमीशन मिलेगा, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ काम करते हैं तो यहाँ ढंग से काम करना पड़ेगा। मैंने बोला था, वीडियो को बोला था कि अगर काम करेंगे तो आप उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरह भैया आप लगाओगे गिर जाएगा, मगर थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, आप दोनों एक लगाओ, मगर ढंग से लगाओ, मजबूत लगाना, उसको गिर ना जाए, मेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान मेरा होगा। अगर नीचे मेरे फूल लगे पड़े यार, ऊपर से तुम्हारा पुस्ता गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। बस वहीं पे उनको ये होगा कि वो प्रधान जी और वो सब वीडियो मिलके उन्होंने बोले यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है, अगर यहाँ काम करवाते हैं तो यहाँ बेकार काम करना, कुछ मिलना नहीं है, हमें आगे भी क्या पहुँचाना है, इस वजह से काम नहीं होगा। सरकार से आपको कोई सहयोग नहीं मिला, प्रशासनिक अधिकारियों से आपको कोई सहयोग नहीं मिला, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे उत्तराखंड भाई जो दिल्ली में बसे हुए हैं, अच्छी जगह पर हैं, और अगर उनकी भी ये सोच है कुछ करने की, तो क्या आप उनसे मदद लेना चाहेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि आगे आके आपका हाथ बढ़ाएं, मतलब हाथ मिलाएं आपसे? हाँ, मैं सुबह 1-2 परेशानियाँ पहले सरकार को हटानी पड़ेंगी। मैं किसी को नहीं बोलूँगा वहाँ जाओ, मैं तो हर एक को मना करूँगा नहीं जाओ, क्यों जो मेरे साथ हुआ है, मेरा सब चैन छिन गया है। वहाँ पे 1-2 मुद्दे हैं मैम, एक तो ज़मीन इकट्ठी नहीं है, ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, लोग दिल्ली में या बम्बई में कहीं हैं, वो दे के राजी नहीं है। वो क्या करते हैं वहाँ के लोग, वो एक माफिया ग्रोह ऐसा है कि पहले बोलते हैं हाँ खरीदो दिला देंगे, लास्ट में आके वो रोक लेते हैं कि नहीं अब मुमा का पैसा मिल जाएगा। अगर भाई देवी 20,000 नारी 10-11,000 गवर्नमेंट का रेट है, हमने 20,000 फिक्स किया कि बंजर खेती का हम 20,000 आपको नारी देंगे, तो कुछ लोगों से करवा लेते हैं। आपने 40-50 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उसके बाद लॉबी बात में ब्रेक कर देती है कि नहीं, अब उनको बोल देते कि अब मत दो इसको ज़मीन, अब इसको ज़मीन मत, आपको मुँह मांगा लाख रुपये 1.5 लाख रुपये नारी आपको मिल जाएगा। वो सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 2 फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस आपको नहीं हो रहा है, वो दिक्कत है। नंबर 3 प्रशासन, अगर आपको हेल्प नहीं मिलती, कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती। अब एक नारी की रजिस्ट्री हो रही है 12,000, 15,000, 15,000 से कॉस्ट है, और 5,000 रुपये रजिस्ट्री वाला मांग लेता है, तो बहुत दुख होता है उसमें भी कि कहाँ से नहीं देते हैं तो मुसीबत होती है, ये करेगा नहीं। तो कुछ 2-3-4 परेशानियाँ ऐसी, लैंड का इकट्ठा ना होना, एक एससी की ज़मीन जो है हमें ट्रांसफ़र नहीं होती, वो बड़ा पंगा है। अगर वो ज़मीन रहेगी, आपने 10 एकड़ का चेक इकट्ठा करना है और 2 लोग अगर बीच में एससी फंस गए तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। मेरे साथ हो रखा है, मैंने जो है 20 से 25 नारी मैंने किसी अपने वर्कर के नाम कर रखी है। अब कल अगर वो कुछ कर देता है, मुँह कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। एक 2-3 समस्या हैं, अगर ये 2-3 समस्या हल नहीं होती तो कोई भी जाने को मैं तो मना करूँगा, कोई ना जाए, कि जैसे मैं परेशान हुआ हूँ आप परेशान ना हो, जब तक सरकार कदम नहीं उठाती इस चीज़ के बारे में। हम देखिए ट्रांसफ़र करने को तैयार है, मैं कह रहा हूँ, मैंने दिया भी है। आप अच्छे खेत ले लो, कहीं अच्छी जगह पर ज़मीन मैं देता हूँ खरीद का आपको, आप इसको मेरे को दे दो अंदर का खेत में, नहीं है राजी। तो जब तक सरकार पहल नहीं करेगी तो तब तक तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई जाए वहाँ पे। मैं ये भी बोल रहा हूँ, किसी के बिजनेसमैन को बोल रहा हूँ कि मेरी तरह परेशान होने वहाँ पे मत जाना। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं यार, लेकिन एक अच्छी सोच आपके साथ है। हाँ, सोच अच्छी साथ है, शुरुआत तो कर दी है, सोच और अच्छी बिल्कुल शुरुआत तो आपने कर दी, और आप चाहते हैं कि उसे मूर्त रूप दिया जाए, उसे अंत तक पहुंचाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर रावत जी के बिल्कुल हौसले को सलाम हम करेंगे, क्योंकि इतनी कठिनाइयां वो झेल रही हैं, झेलते आए हैं, और उसके बावजूद भी उनके अभी हौसले बुलंद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। क्योंकि भले ही वो अपने यहाँ पे दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, उत्तराखंड से वो दिल्ली आया, दिल्ली में उसने मेहनत से इतने पैसे कमाए, और एक अच्छी सोच के लिए, एक अच्छे कदम के लिए वो वापस उत्तराखंड जाता है, अपने गांव के लिए कुछ करने की सोच के साथ जाता है। लेकिन वहां पर किस तरह की दिक्कतें होती हैं वो भी यहाँ हमें जानने को मिला है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि रावत जी आप आगे बढ़िए, और हम दुआ करेंगे कि जो आपका ये गार्डन है वो जल्द से जल्द बने और उसका फायदा लोगों को मिल सके। बहरहाल आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।